नमस्कार। कला संस्कृति और हमारी समृद्ध परंपराओं की अमूल्य विरासत को समर्पित धरोहर 16 संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सहयोग से कीर्ति टैलेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल द्वारा आयोजित स्वर्गीय प्रभात गांगुली राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर 16 में आप सभी कला रसिक दर्शकों का संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप के रागवंत सभागार में आयोजित ये 4 दिवसीय महोत्सव कला, रंगमंच और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का एक भव्य उत्सव है, जहां हर संध्या आपको नई अनुभूति, नया चिंतन और नई संवेदनाओं से रूबरू कराया जाएगा। ये संपूर्ण महोत्सव स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी की पुण्य स्मृति को समर्पित है, एक ऐसे महान रंग पुरुष जिनके योगदान ने भारतीय रंगमंच को नई ऊंचाइयां और नई दिशा प्रदान की। उनकी रचनात्मकता, उनकी दृष्टि और उनकी कला के प्रति समर्पण आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। दर्शकों, महोत्सव के प्रथम दिवस पर कीर्ति टैलेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स भोपाल द्वारा नाटक बिखरे अक्स का मंचन किया गया, जिस पर आप सभी दर्शकों ने उसे बहुत सराहा। नाटक का निर्देशन किया था युवा निर्देशक रंगकर्मी सुश्री श्रद्धा शालिनी मालवीय ने। महोत्सव के द्वितीय दिवस पर आज आप सभी देखेंगे व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई जी की रचना पर आधारित नाटक परसाई उवाच, जिसका निर्देशन किया है श्री तरुण दत्त पांडे जी ने और प्रस्तुति है नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल की। महोत्सव की तृतीय संध्या यानी 21 मार्च को आप आनंद लेंगे नाटक उनके बाद, जिसके लेखक हैं श्री कामतानाथ, निर्देशन किया है श्री बालेंद्र सिंह जी ने और प्रस्तुति हम थिएटर भोपाल की। दर्शकों, महोत्सव की समापन संध्या पर 22 मार्च को आपके समक्ष मंचित किया जाएगा नाटक कैक्टस फ्लावर, जिसके लेखक हैं ये परोस, निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी सिने अभिनेता श्री राजीव वर्मा जी का। प्रस्तुति भोपाल थिएटर्स की। तो आइए इन 4 दिनों तक चलने वाले इस सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर 16 का हिस्सा बने और रंगमंच की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लें। 2 शब्द आयोजक संस्था के बारे में। कीर्ति टैलेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स ने अपने कार्यकाल के अल्प समय में ही मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक जगत में अपनी नवोन्मेषकारी स्तरीय और कलात्मक रचनाओं, बैले और नृत्य नाटिका के द्वारा प्रतिष्ठा अर्जित कर ली है। संस्था ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों के साथ उच्च साहित्यिक मूल्यों पर आधारित कृतियों, आख्यानों, पारंपरिक एवं लोक शैली से चुनकर लोक गाथाओं को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है और बैले, विशेष रूप से भारतीय बैले के विकास और उसे लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से हर प्रकार के कार्य करने में निरंतर प्रयासरत है, जिसमें इतिहास, परंपराओं और लोक कथाओं से जुड़ी प्रेरणास्पद कथाओं, पौराणिक आख्यानों से समाज के विभिन्न वर्गों को परिचित कराना, प्रशिक्षण देना, कार्यशालाएं आयोजित करना और मंच के लिए प्रस्तुति तैयार कर उनका प्रदर्शन करना आदि शामिल है। संस्था 2008 से विश्वविख्यात कोरियोग्राफर एवं रंग निर्देशक स्वर्गीय प्रभात गांगुली जी की स्मृति में हर वर्ष एक सांस्कृतिक महोत्सव धरोहर का आयोजन करती आ रही है। यह उसका 16वां संस्करण है। भारतीय बैले की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हमारे महान कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशक स्वर्गीय शांतिवर्धन जी के जन्म शती वर्ष 2016 से कला गुरु स्वर्गीय शांतिवर्धन जी को समर्पित सांस्कृतिक उत्सव कला मनीषी का शुभारंभ भी संस्था द्वारा किया गया है, जिनकी स्मृति में आयोजन हो रहा है। अपने नृत्य संरचनाओं के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक ख्याति अर्जित करने वाले प्रभात गांगुली का जन्म 15 अगस्त 1913 में बनारस में हुआ। अपने पड़ोस में अहीरों और धोबियों के नृत्य संगीत को देख सुनकर उनके मन में जो हलचल पैदा हुई, उसी ने आगे चलकर 1939 में उन्हें महान नर्तक उदय शंकर जी के निकट पहुंचा दिया। वे अल्मोड़ा में उदय शंकर जी के कल्चरल सेंटर में
संस्थान के अंतिम दिनों तक रहे। शिव पार्वती उदय शंकर जी की एक बहुत सुंदर और लोकप्रिय रचना थी। प्रभात दा की प्रतिभा के कारण उन्होंने इस रचना में शिव की भूमिका के लिए अपनी जगह उन्हें ले लिया था। इस नृत्य में पार्वती की भूमिका फ्रांसीसी नृत्यांगना सिम की निभाती थी, जो बाद में प्रभात दा की जीवन संगिनी बनी। अल्मोड़ा का कल्चरल सेंटर बंद होने के बाद इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर में रहकर उन्होंने हंगर मतलब भूख नामक बैले की रचना की। बाद में कल्चरल सेंटर के अपने साथी शांतिवर्धन जी के साथ इंडियन ग्रुप में एक निदेशक के रूप में, नर्तक के रूप में वे रहे। वर्ष 1959 में निर्देशक और कोरियोग्राफर के रूप में लिटिल बैले ट्रुप में आ गए और 2006 तक अपने अंतिम समय तक उनके मार्गदर्शक रहे। प्रभात दा ने अनेक देशों की सांस्कृतिक यात्राएं की। 1978 में न्यूयॉर्क में आयोजित प्रथम कोरियोग्राफर कॉन्फ्रेंस में वे भारत के प्रतिनिधि थे। 1979 में सृजनात्मक मूल्यों के लिए संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया और 1990 में मध्य प्रदेश शासन ने शिखर सम्मान से अलंकृत किया। जब रंगश्री लिटिल बैले ट्रुप ने बंबई से 1964 में ग्वालियर में अपना ठिकाना बनाया, तब तक प्रभात दा के बैले क्षुधित पाषाण ने उन्हें कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित कर दिया था और उन्होंने जवाहरलाल जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर बैले की रचना प्रारंभ कर दी थी, जिसे ग्वालियर में पूर्णता प्रदान की। ग्वालियर में वे 20 साल रहे। संस्थान की आर्थिक तंगी में भी उन्होंने 14 बैले बना लेने में सफलता प्राप्त की, जिसमें पशुतंत्र, भैरवी, स्वरबिंब, चक्रव्यूह आदि बैले सृजनात्मक उत्कृष्टता के आदर्श और उदाहरण हैं। 1984 में रंगश्री ने अपना पड़ाव भोपाल में डाला। दादा ने सन 2002 तक हर साल एक बैले तैयार किया। वे कई विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। दादा सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के अथाह सागर थे। उनका रंगकर नई पीढ़ी के लिए रचनात्मक क्रिएटिविटी का प्रेरणा स्रोत है। दर्शकों, 26 मई 2006 को उन्होंने भोपाल की धरती पर अपनी अंतिम सांस ली, किंतु उनकी कला, उनके विचार और उनका योगदान आज भी हमारे बीच जीवंत है। उन्हें हम सभी की ओर से कोटि कोटि नमन। दर्शकों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा नाटक परसाई वाच। लेखक श्री हरिशंकर परसाई, निर्देशन तरुण दत्त पांडे, प्रस्तुति नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल की। दर्शकों, नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल लगभग पिछले 24 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय है एवं निरंतर कार्य करती आ रही है। संस्था द्वारा पूर्व में नाटक भूत, बेशक में जयते, प्रेम भूत, भीमा नायक, मुकदमा, परसाई वाच, चिड़ियाघर, संस्कृति, स्वरचित, राजा भोज, एकला चुलोरे, सोते रहो, कृष्ण लीला, बेशक में जयते भाग 2, शक्ति, आजादी की अग्निशिखाएं, त्रिलोक, मणिकर्णिका, बच्चों की पाठशाला, सिंड्रेला, समर्पण, दशावतार, वसुधैव कुटुंबकम, अर्धनारीश्वर, पंचम वेद, आदि शक्ति आदि नाट्य प्रस्तुतियों का मंचन किया गया। संस्था द्वारा जो भी प्रस्तुति मंचित की गई वह आप सभी कला प्रेमियों द्वारा सराही गई। इसी के साथ साथ संस्था पिछले 19 वर्षों से नाट्य समारोह का आयोजन करती आ रही है। अब तक पिछले 19 नाट्य समारोह में लगभग 96 नाट्य प्रस्तुतियां मंचित हो चुकी हैं। संस्था द्वारा इसी सभागार में 26 से 28 मार्च तक 3 दिवसीय 20वां रंग महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। संस्था आप सभी का प्रेमियों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आशा है आप सभी कला प्रेमी प्रस्तुति को सराहेंगे व मनोरंजित भी होंगे।
नाटक के बारे में। किसी से प्रभावित होने से अच्छा है किसी को प्रभावित करना। हरिशंकर परसाई जी ने यही काम किया है। उनके व्यक्ति के किरदार हमारे आसपास ही मौजूद हैं और हमारी जिंदगी को प्रभावित करते रहते हैं। प्रस्तुत 4 व्यंगों में समाज से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए ऐसे ही किरदार हैं। शव यात्रा का तौलिया पुण्य लाभ के लिए 100 शव यात्रा में शामिल होने वाले व्यक्ति की गाथा है। दूसरे व्यंग मध्यम वर्गीय कुत्ता में परसाई जी ने मध्यम वर्गीय स्थिति को रहने वाले लोगों की व्यक्तिगतता को बखान किया है। तीसरे व्यंग वो क्या था में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो समाज में रहकर भी समाज से कटा हुआ है। और अंतिम व्यंग का बातों में बेवजह और बेपनाह बोलकर आपके धैर्य की परीक्षा लेने वाले व्यक्ति का चरित्र दिखाया गया है। परसाई जी के व्यंगों को मंचित करना कठिन कार्य है, लेकिन बात जब आम आदमी की होती है तो ये आसान हो जाता है। इसीलिए आम आदमी के लिए प्रस्तुत है एक आम आदमी की बात, एक आम आदमी के द्वारा। बस आपका आशीर्वाद और स्नेह यूं ही बना रहे। तो लीजिए, प्रस्तुत है नवनृत्य नाट्य संस्था की प्रस्तुति। निर्देशन धर्मदत्त पांडे। नाटक परसाई उवाच। मनुष्य को जीवन की सार्थकता खोजनी पड़ती है। बिना सार्थकता खोजे मनुष्य जी तो सकता है, लेकिन बोझ सरी का जीवन होता है और जल्द से जल्द उस बोझ को अपने कंधे से उतार फेंकता है। साधारण आदमी नौकरी, बीवी और बच्चों में जीवन की सार्थकता खोज लेते हैं। ये संतोष के साथ जी भी लेते हैं, पर इन्हें कहीं ना कहीं यही असंतोष खलता है। सिलेंडर नहीं मिल रहा, फिर भी ठीक है। पत्नी पतिव्रता, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। बच्चा स्कूल से इनाम ले आया है। पापा पापा देखो मैं इनाम ले आया पापा। पत्नी किसी की साड़ी को देखकर दुखी नहीं होती, बल्कि उस दिन
मेरे सर की मालिश बहुत अच्छी तरीके से करती है। ऐसे आदमी ना तो राग द्वेष से पीड़ित होते हैं और ना ही विशिष्टता के रोग से और ना ही समाज में यश की कामना से। मुसीबत तो उस आदमी की होती है जो विशिष्ट हुए बिना जी नहीं सकता। वो जिस पल अपने आप को विशिष्ट नहीं पाएगा मृत्यु के निकट पहुंच जाएगा। तो जिस महानुभाव की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो खूंटी पर शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया हमेशा तैयार रखते हैं। किसी के मरने की खबर मिली नहीं कि इतना प्रसन्न होते हैं। हैं? क्या कहा? अच्छा, शर्मा जी मर गए? अरे ये तो यार बहुत ही दुखद समाचार है यार। हाँ, कह देना हम आप पहुंच जाएंगे, दफ्तर से छुट्टी ले लेंगे। अरे हाँ यार, फोन तो लगाओ पहले जल्दी से। हेलो, हाँ बाबूजी। अरे यार वो बात यह है कि हमारे बहुत ही घनिष्ठ की मृत्यु हो गई है तो हम आज कार्यालय नहीं आ पाएंगे, साहब को बता देना। मोहल्ले में ऐलान कर देंगे। अरे गुप्ता जी, ओ गुप्ता जी, ओ मिश्रा जी, ओ यादव जी, अरे बाहर आ जाइए। अरे वो अरेरा कॉलोनी वाले शर्मा जी निकल लिए, अरे उनकी शव यात्रा में चलना, चलिए। और जब शव जलाकर लौटते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं जैसे किसी युवक के जान बचाकर लौट रहे। अरे साहब आनंद ही आ गया मिश्रा जी। अरे क्या तो शव यात्रा थी साहब। अरे ऐसी शव यात्रा तो हमने हमारे जीवन में कभी देखी ही नहीं। हाँ क्यों मिश्रा जी, कितना जन सैलाब था शर्मा जी की शव यात्रा में, देखा होगा आपने तो। चलो ठीक है, चलो स्नान ध्यान करते हैं, है ना, फिर मिलेंगे अपन। अरे सुनती हो, नहाने का पानी गर्म रख दो। अरे हम लौट आए हैं शर्मा जी की शव यात्रा से। वो इस शहर में इसी यश की सार्थकता पर जीवित है कि हर व्यक्ति की शव यात्रा में जाते हैं। मैंने कभी ये नहीं सुना कि वो किसी को अस्पताल ले जाकर उसका जीवन बचाने की कोशिश में हो। वो तो इंतजार करते हैं कि वो कब मरता है। शायद रात भर इसी चिंता में ना सोते हो। अरे यार नींद नहीं आ रही। अब नींद आए भी तो कैसे, आप ही बताइए। 3 दिन हो गए किसी की शव यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वो शव यात्रा वाला तौलिया ऐसी टांगने के लिए है क्या है? एक तो एक कम्बख्त फोन भी लगवाया है लेकिन कभी भी टेलीफोन पे खबर नहीं आती कि भाई फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मेरा तो आधे से ज्यादा घबरा के ऐसे प्राण निकल जाते हैं। नींद तो तब आती है जब वो खूंटी पर टंगा शव यात्रा का तौलिया लपेट कर, अर्थी बांध कर, क्रियाकर्म करके जब लौटते हैं और लौटने के बाद मुझे स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद नींद आती है। उतना सुकून कभी नहीं मिलता। एक बार की बात है कि एक लड़का बाहर से भागता हुआ है, मैं उन्हीं क्या बैठा हुआ, वो बहुत घबराया हुआ। उसने उनसे कहा, भाई साहब वो कक्का जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ से डॉक्टर को फोन कर दूं? तो वो बोले अरे यार वो हाँ क्या था, फोन तो खराब है, तुम कहीं और से कर लो, ठीक है। मुझे पता था कि फोन ठीक है लेकिन उन्हें डर था। अरे यार एक बात बताओ, अगर फोन करने देता तो डॉक्टर नहीं आ जाता, और डॉक्टर आता तो क्या कक्का जी बच नहीं जाता? फिर वो शव यात्रा में लपेटा जाने वाला तौलिया क्या यूं ही टंगा रहता खूंटी पर? कार्यक्रम बिगड़ नहीं जाता? रात को कक्का जी मर गए, वो मेरे में परिचित थे। जब मैं उनके यहाँ गया मैंने देखा कि वो आदमी वो शव यात्रा वाला तौलिया लपेट कर अर्थी इस गर्व से तैयार कर रहा था जैसे किसी युवक की बारात सजा रहा। हाँ लेटा अच्छे से, आराम से बिल्कुल। कक्का जी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, आराम से रखना। हाँ लिया
बोला जल्दी से बांध, वहां से अच्छा कस के बांध, इधर लो। तुम भी बांधो जल्दी से। और तुम क्या खड़े, जाओ जल्दी से 11 पान के पत्ते लेके आओ, दौड़ लगा और जल्दी आना। हाँ फटाफट बांधो अच्छे से। और देखो कुछ कमी नहीं रहने, तुम जाओ जल्दी जल्दी 10 के नोट लेके आओ, 11 दौड़ लगा के जाना, दौड़ लगा के आना। मैंने उनसे कहा आप बहुत सार रही हैं, तो वो कहने लगे अरे भैया अपना तो ऐसा है कि चाहे कोई भी संबंध हो, चाहे वो अपना दुश्मन ही क्यों ना, अपन तो हर व्यक्ति की शव यात्रा में बराबर साथ देते हैं। हाँ अरे बांधो बांधो भैया, अरे काका जी की शव, हाँ तुम ले आए पान रखो जल्दी जल्दी। हाँ मिर्गान ले आओ, मिर्गान छिड़को। अरे भैया 10 के नोट तो डालो, क्या घर ले जाओगे, रखो अपने काका जी की शव यात्रा। हाँ रखो पड़ो। मैंने मन ही मन में कहा मुर्दे के प्रति ऐसा प्रेम, अगर एकाध महीना कोई परिचित ना मरे तो वो किसी को मार सकते हैं, जिससे वो खूंटी पर टंगा शव यात्रा वाला गंदा मेरा तौलिया लपेट कर उसकी अर्थी बांध सकता है। अरे जिसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को फोन नहीं करने दिया, उसकी शव यात्रा में वो रोता हुआ जा रहा था। उठा भैया उठा, अरे हमारे कक्का जी की अर्थी उठा भैया, वो बड़े बेटे को मटकी तो दे दी ना, हाँ उसे सबसे आगे रखना, उठा भैया। हाँ राम नाम सत्य, कक्का जी बड़े, राम नाम सत्य, कक्का जी बड़े। और लोग कह रहे थे भैया यह आदमी हर आदमियों की शव यात्रा में बराबर साथ देता है। हाँ हाँ और देखिए ना कितना रो रहा है। हाँ भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा रो रहा हो जैसे उसका खुद का रिश्तेदार मर गया हो। चलो भाई चलते हैं। हाँ मैं उन्हें पहले समझ नहीं पाया। उनके एक सहपाठी मित्र दिल्ली में एक मामूली लेक्चरर थे। मैं जब भी दिल्ली जाता तो वो आंखों में आंसू भरते हुए मिठाई का पैकेट मुझे देते और कहते भैया भैया ये मिठाई का पैकेट मेरे मित्र गणेश को दे देना, और उससे कहना कि मैं चाहता हूं कि वो लगातार आगे बढ़ता जाए। भैया ये मिठाई का पैकेट गणेश को जरूर दे देना। 3-4 सालों में गणेश भैया अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हो। मैं भी अपने किसी काम से दिल्ली जा रहा था। अब ये तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात, मैंने चलो उनको जाके बताता हूँ। मैंने उनसे कहा अरे भाई साहब बहुत बड़ी खुशखबरी है, मालूम है गणेश भैया अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के हेड हो गए हैं। तो मुझ पर गुस्सा हो, कहने लगे अरे अब तुम ही बता हैं, अरे जब ऐसे गणेश जैसे लोग डिपार्टमेंट के हेड होने लगे तो इन विश्वविद्यालयों का क्या होगा, बोलो बता। आंखों में आंसू उनके तब भी छलक आए मित्रता के कारण, लेकिन वो खूंटी पर टंगे उस शव यात्रा वाले तौलिए को भी देख रहे थे और सोच रहे थे देखते हैं कि ये शव यात्रा वाला तौलिया गणेश के काम कब आता है। लेकिन साला ये तो आगे बढ़ता चला जा रहा है। मौत के प्रति ऐसा प्रेम, मगर मैं उनके यहाँ जाता हूं ना तो वो उस शव यात्रा वाला तौलिया जैसे मुझसे कह रहा हो अरे भैया इन्हें अपने सर पर बांधने का चांस कब दे रहे हो? अरे भैया कब दे रहे हो बताओ तो। गहन अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वो अपने किसी भी मित्र को जहर देकर मार सकता है। सुबह अश्रुपात करते हुए वो शव यात्रा का तौलिया लपेट कर उसकी अर्थी बांध सकता है, और वो मित्र प्रेम में बेहोश भी हो सकता है। जीवन से ऐसा द्वेष और मौत से ऐसा प्रेम, क्या कहा? हाँ एक बार की बात है, क्या हुआ कि हमारे एक परिचित नहीं रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। तो मैं उनके संस्कार के कामों में लगा हुआ था, तभी अचानक वो मुझे रास्ते में मिल गया।
अरे भैया, हमें पता चला है कि आपके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है? तो हमने सोचा हम भी चले आपके साथ द्वारी घाट। अरे हमें भी ले चलिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है सबकी शव यात्राओं में जाना। मैंने उनसे कहा नहीं नहीं भाई साहब, आप रहने दीजिए। अरे बहुत सारे रिश्तेदार वो सब कर लेंगे, आप क्यों परेशान होते हो? वैसे 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं, अरे हम साइकिल से 25 किलोमीटर भी चले जाएंगे। अरे हमें ले चलो भाई साहब, अरे हम ले चलो, अरे हमारा एक कम हो जाएगा भाई साहब, हमें ले चलिए भाई साहब। अरे यार नहीं ले जा सकते। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका, नहीं तो वो साइकिल से 25 मील जाने को उत्सुक थे। वो शव यात्रा को पिकनिक समझ रहे थे। सही, जीवन से ऐसा द्वेष और मौत से ऐसा प्रेम। लेकिन उस दिन कथावाचक पंडित जी कह रहे थे, भक्तजनों भक्तजनों भक्तजनों, जो आदमी, जो महानुभाव अपने जीवन काल में 100 व्यक्तियों की, कितने व्यक्तियों की? 100 व्यक्तियों की शव यात्रा में जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी वो उस शव यात्रा वाले तौलिए में जीवन की सार्थकता को खोजकर मजे में यश के साथ जी रहे। सार्थकता जीवन को जीवन संघर्ष भी देती है और मौत की तरफ भी ले जाती है, दूसरों की मौत की तरफ। जब भी मैं उनके घर जाता हूं तो उस गंदे मेले कुचेले शव यात्रा वाले तौलिए को देखकर घबरा जाता हूं। ऐसा लगता है कि वो इस शव यात्रा वाले तौलिए का मेरे संस्कार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, अपने पास बिठाते हैं, सम्मान देते हैं, भोजन कराते हैं। पिछली बार जब मैं उनके गया तो मैंने देखा कि स्कूटी पर वो शव यात्रा वाला तौलिया नहीं था और वो गंभीर भी नहीं था। वो बात ये हुई थी कि हमारे एक परम मित्र की मृत्यु हो गई थी। तो मुझे तो यही विश्वास था कि वो वहाँ होंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे वहाँ नहीं मिले तो मैंने कहा चलो इनके घर जाकर देखते हैं। तो यहाँ बैठे, मैंने उनसे पूछा, भाई साहब नमस्ते, आपको तो पता ही होगा कि अपने परम मित्र की मृत्यु हो गई। मेरा तो पूरा विश्वास था कि आप वहाँ होंगे। जब आप वहाँ नहीं मिले तो मैं आपको ये संदेश देने आ गया, चलिए चलते हैं। तो वो कहने लगे, अरे यार कहाँ जाए यार, हैं? अरे बड़ी तकलीफ होती है। क्या है कि हमारी तबीयत जरा ठीक नहीं। एक काम करो, तुम चले जाओ और हाँ, उनके परिजनों से कह देना कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए हम नहीं आ पाए। ठीक है, नमस्ते। मैंने भी उन्हें नमस्ते किया और वहां से चल दिया। मैं रास्ते में चला जा रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन वो कथावाचक पंडित जी कह रहे थे कि शास्त्रों के अनुसार जो आदमी 100 आदमियों की शव यात्रा में जाता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समझ गया कि इनके 100 पूरे हो चुके हैं और 101वें मित्र के ना तो ठीक से जीने की इच्छा है और ना ही उसकी दाह क्रिया। दोस्तों, सुलझे विचारों के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक बात तो, क्या मुझे उनके घर जाने में डर नहीं लगता। पूछिए क्यों? अरे पूछिए, क्योंकि उनके 100 पूरे हो चुके हैं। पिछाड़ी पे कुत्ता खाता, पिछाड़ी पे कुत्ता खाता, पिछाड़ी पे कुत्ता खाता। न सका न बोल सका, सका न
बार ये नगर निगम वालों को फोन लगा चुका हूं कि इन कुत्तों को पकड़ कर ले जाओ। जब देखो, जहां देखो, जिस गली में देखो, ये कुत्ते अपनी पूंछ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। इन कुत्तों से मेरा नाता बहुत पुराना है। एक बार क्या हुआ, हम अपने एक मित्र के साथ अपने एक मिलने वालों के घर गए। हमारे मित्र ने मिलने वालों के घर में जैसे ही गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी से उतरा और मैंने पूछा, भाई इनके घर में कुत्ता तो नहीं? तो कहने लगे, क्या तुम्हें कुत्तों से डर लगता? मैंने कहा, जी इंसान की शक्ल में मुझे कुत्तों से डर नहीं लगता, उनसे तो मैं निपट लेता हूं, लेकिन हाँ सचमुच के कुत्तों से मुझे डर लगता है। कुत्तों वाले घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ऐसी जगह जाओ तो मालिक से पहले कुत्ता आपका भौंक भौंक कर स्वागत करता है। हम अपने एक मित्र के घर गए, हमने अपने मित्र से नमस्ते भी नहीं की कि कुत्ते ने गाली दे दी। कौन है तू? ये तेरे बाप का घर है। भाग 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 भाग। कुत्तों के काटने का डर नहीं लगता, चाहे तो 10 बार काट ले। डर लगता है उन बड़े बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसाता है। ऐसे तो कुछ लोग कुत्तों से भी अधिक जहरीले होते हैं। एक बार हमारे एक पड़ोसी को कुत्ते ने काट लिया। अरे काट लिया, अरे काट लिया, काट लिया। कब से नगर निगम वालों से बोल रहा था इसको पकड़ कर ले जाओ। वो देखो, वो देखो, वो देखो गली में कैसा मुंह बनाए, पूछ हिलाए चला जा रहा है। देखो काट लिया, अरे काट लिया। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, सब अपने अपने हिसाब से कुत्ते के कांटे का इलाज बताने लगे। बेटा मेरे हिसाब से इसमें तुम हल्दी लगा लो, जहर नहीं चलेगा। हाँ भाई साहब, हल्दी लगा लो, धनिया डाल लो, मिर्ची लगा के सब्जी बना लो। फालतू की बातें कर रहे हैं आप। भाई साहब आप मेरे साथ चलिए, आजकल 14 नहीं लगवाने पड़ते, एक में ही काम हो जाता है। तभी मैं वहां आया और मैंने कहा, अरे छोड़ो, उन्हें कुछ नहीं होगा। कोई जाकर बेचारे उस कुत्ते को देखो, कहीं वो ना मर जाए। मैंने कहा ना, बहुत किस्से हैं ऐसे। हमारे एक मित्र ने हमें खाने पर बुलाया, हम बढ़िया तैयार भैया होके निकल पड़े। चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे कि हमारे मित्र का घर आ गया। हम अंदर जाने ही वाले थे कि देखा मेन गेट पर एक तख्ती लगी हुई थी। हम वापस अपने घर निकल आए, नहीं खाना भैया खाना। थोड़े दिन बाद हमारे वो परिचित हमें रास्ते में मिल गए। हमसे कहने लगे, ओ भैया उस दिन आपको हमने अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, खाना वैसा का वैसा रखा रहा, आप आए नहीं। मैंने कहा, जी मैं आया था, लेकिन जब मैं आपके घर में घुसने लगा तो बाहर एक तख्ती टंगी हुई थी, उस पर लिखा था कुत्तों से सावधान। मुझे लगा वहां इंसान रहते हैं, पर नेम प्लेट तो कुत्ते की थी। मार्क ट्वेन ने कहा है, अगर आप मरते हुए कुत्ते को 2 रोटी खिला दें, वो आपको जीवन में कभी नहीं काटेगा। बस इंसान और कुत्तों में यही एक मूल अंतर है। ऐसे कई किस्से हैं। एक किस्सा याद आता है। क्या हुआ कि मुझे दूसरे शहर जाना था, 2-3 दिन का काम था। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी मित्र के यहाँ रुका जाए। तो हम निकल पड़े। जब हम दूसरे शहर पहुंचे और अपने मित्र के घर गए, हमने दरवाजे की घंटी बजाई और फिर बस वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कोई आया है, कोई आया है, बाहर आओ, बाहर आओ। हम 2 कदम पीछे हट गए। तभी उस घर का मालिक, मतलब हमारा दोस्त, बाहर आया और कहने लगा, टाइगर टाइगर टाइगर, मतलब कि शेर। उसके कहने का मतलब था, अरे ये कोई चोर उचक्के नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता देख रहा था कि घर का मालिक ही हमें घर के अंदर ले जा रहा, लेकिन वो लगातार हम पर भौंके जा रहा था। इसे अंदर कहाँ ले जा रहे हो, इसे अंदर कहाँ ले जा रहे हो, मैं ठंड में बाहर ठिठुर रहा हूँ और इसे अंदर ले जा रहे हो। अंदर आकर मैं घर के हॉल में बैठ गया और उस कुत्ते के बारे में सोचने लगा। ये एक उच्च वर्गीय कुत्ता था, क्योंकि दिखता तो वैसा ही था। अब मैं इस घर के नीचे
बैठा बैठा हीन भावना से ग्रसित हो रहा था। वो कुत्ता भी हॉल में आकर बैठ गया। वो लगातार मुझ पर गुर्रा रहा था। कौन है बे तू? साले दो कौड़ी के आदमी। घर की छत के नीचे बैठा बैठा मैं हीन भावना से ग्रस्त हो रहा था। मैं उच्च वर्गीयों का बड़ा आदर करता हूं, भले ही वो कुत्ता क्यों ना हो। अब उसी छत के नीचे एक उच्च वर्गीय कुत्ता और उसी के नीचे मैं, मुझे लगता है कुत्ता भी इंसल्ट फील कर रहा था। शाम के टाइम हम लोग लॉन में बैठे हुए, नौकर कुत्ते को लॉन में टहला रहा था। तभी मेरी नजर घर के मेन गेट पर पड़ी। वहां दो सड़किया आवारा कुत्ते खड़े थे। वो लगातार इस घर वाले कुत्ते को देखते और उसको देखकर पूंछ हिलाते। ए पीटर, देख कितना प्यारा कुत्ता है, बढ़िया बढ़िया खाना खाता होगा, रोज नहाता है लगता है। हाँ उस्ताद, ये रोज नहाता है और बढ़िया बढ़िया खाना खाता है उस्ताद। ये इतनी प्यारी प्यारी घास देखकर मुझे तो सुसु आ रही है उस्ताद। हट उधर जा। और ये घर वाला कुत्ता इन सड़किया आवारा कुत्तों को देखकर इन पर भौंकने लगा। अबे चोर कटो, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, भाग 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 भाग। तभी मेरी नजर उस घर से लगे हुए बंगले पर गई। उसकी बालकनी में भी था एक कुत्ता। वो कुत्ता था उच्च वर्गीय कुत्ता। अरे क्या रौकदार, इतना लंबा चौड़ा, क्या चमकदार बाल, क्या चमकीली आंखें, बस देखते ही बनता था। वो कुत्ता इस घर वाले कुत्ते को देखकर पूंछ हिलाता और तरह तरह के इशारे करता। और कैसे हो? खाना वाना हो गया? मैंने आज पेडीगिरी खाया है। देखो मेरे बाल कैसे चमक रहे हैं। अब मैं सोने जाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्लीप। और ये घर वाला कुत्ता भी इस बंगले वाले कुत्ते को देखता, अपनी पूंछ हिलाता और इशारे करता। हाँ, मैंने भी खाना खा लिया है। मैंने भी आज पेडीगिरी ही खाया है। अब मैं भी सोने जाऊंगा। आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं इस कुत्ते के चरित्र को समझ नहीं पा रहा। तभी हमारे दोस्त ने कहा, अरे भाई साहब, ये तो रोज की बात है। जब भी हमारा कुत्ता लॉन में टहलने आता है, ये सड़किया आवारा कुत्ते गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये हमारे कुत्ते को देखकर पूछ लाते हैं और हमारा कुत्ता इन पर भौंकता है। और ये बंगले वाला कुत्ता, ये हमारे कुत्ते को देखकर पूछ लाता है, हमारा कुत्ता इसे देखकर पूछ लाता है। रोज का काम है ये। मैंने कहा, लेकिन भाई साहब, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका कुत्ता इन सड़किया आवारा कुत्तों पर क्यों भौंकता है? अरे ये तो सड़क के भूखमरे कुत्ते हैं। आपका कुत्ता तो पट्टे वाला है, जंजीर वाला है, उसे इन पर इस तरह नहीं भौंकना चाहिए। ये इन्हें क्यों चुनौती देता है? शाम के वक्त हमने सोचा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज लॉन में ही लेट जाते हैं। तो भाई लेट गए। लेटे लेटे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। सो रहे थे कि रात को अचानक नींद खुल गई। सुना तो गली में वो सड़किया आवारा कुत्ते बहुत जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, जैसे कह रहे हो, आऊ, कहाँ है तू? कोई आ रहा है? हाँ हाँ
तभी मैंने देखा कि ये घर वाला कुत्ता भी उन सड़की आवारा कुत्तों की आवाज मिलाने लगा। आऊ, मैं यहाँ हूँ, जागते रहो, वाव वाव, मेरे भरोसे मत रहो, वाव 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 वाव। मुझे इस कुत्ते के चरित्र पर शक होने लगा। ये उच्च वर्गीय चरित्र नहीं है। हाँ, मेरे मोहल्ले में रहते थे 2 कुत्ते, मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। कोई उनके आसपास से गुजर भी जाए ना तो वो उस पर झपटते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उच्च वर्गीय होते हैं आत्मसंतुष्ट। पर ये तो उन सर्वहारा कुत्तों में दिन में भौंकता है और रात को उनकी आवाज में आवाज मिलाता है, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये कुत्ता उच्च वर्गीय तो नहीं है और ये निम्न वर्गीय भी नहीं है। ये चरित्र तो मध्यम वर्गीय है। इसका मतलब ये कुत्ता मध्यम वर्गीय कुत्ता है। तीसरे दिन जब हम लोगों को वापस जाना था और हम वापस घर आए अपना सामान पैक करने के लिए, कि मैंने देखा कुत्ता एकदम निढाल पड़ा हुआ। वो हम पर देखकर भौंका नहीं, बस थोड़ा सा गुर्राया और शांत हो गया। कौन है बे? अच्छा तू है बे। मैंने घर के मालिक से कहा, क्या बात है भाई साहब, आज आपका कुत्ता भौंकता नहीं? तो वो कहने लगे, अरे क्या बताएं साहब, नौकर की गलती की वजह से ये घर का गेट खुला रह गया। अब हमारा कुत्ता, इसको वो सड़क वाले कुत्ते पसंद नहीं करते, दोनों अंदर घुसाए, आकर हमारे कुत्ते को काटा, नोचा, मारा। अब हमारा टॉमी अगर जंजीर से बंधा ना होता तो क्या 2 कुत्तों से पिट जाता? डॉक्टर यादव आएंगे तो इंजेक्शन लगाएंगे, आइए। मैंने सोचा कि ये वही वाली बात हो गई, मध्यम वर्गीय सोच। हमारा आदमी बिल्कुल ठीक, बाकी सब खराब है। और मैंने अपनी एक थ्योरी लगाई कि हुआ कुछ इस तरह से होगा। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था कि नौकर की गलती की वजह से घर का दरवाजा खुला रह गया, लेकिन वो यहां नहीं आए, ये भाई साहब वहां गए। आज तो घर का दरवाजा खुला हुआ है, बहुत दिनों से फैंटेसी से मिला भी नहीं हूं, आज एक डेट हो ही जाए, निकल जाऊं क्या? उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। उलाला 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 उलाला, मुझे सुसु आ गई। उलाला 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 उलाला। और रास्ते में मिल गए होंगे वो सर्वहारा सड़किया कुत्ते। उलाला उलाला, अभी तोड़ेंगे तेरे कुलाला कुलाला। पीटा, क्या क्या कंप्लेन है इसकी? उस्ताद उस्ताद, हम जब भी इसके घर पे जाने का, ये हम पे भोगने का, हाँ हमको भगा देने का, यहाँ तक कि सुसु तक नहीं करने देने का उस्ताद। और जब रात में हम लोग को चोर को देखकर आवाज लगाना तो ये भी आवाज में आवाज मिलाने का, कहता हम तेरे साथ हैं। उस्ताद ये दोगला है। ओके दोगला है तो ऐसे कुत्ते को तो पिटना चाहिए इंसानों की तरह। इंसान जब पिटते हैं तो वो बोलते हैं ना कुत्ते की तरह पिटा, इसलिए लोग बोलेंगे इंसान की तरह पिटा। अब जब घर जाना था तो रास्ते में वो बंगला भी पड़ेगा। अरे भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ बहुत जल्दी वायरल हो जाता है, तो खबर वहाँ तक भी पहुँची होगी। गुड मॉर्निंग। स्टूपिड गुड आफ्टरनून बोलते हैं। रॉबर्ट, यस बॉस, क्या कंप्लेन है इनकी? बॉस AIKA से
लेटर आया है ऑल इंडिया कुत्ता एसोसिएशन। इन लोगों ने सारे रूल तोड़ दिए। ये झूठा नाटक करते हैं अपर क्लास होने का, जबकि ये लोअर क्लास भी नहीं है। उस्ताद ये बोलते हैं कि ये पेडिग्री खाते हैं, पर बॉस ये पेडिग्री क्या, दूध और रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है इनको। झूठे हैं, दोगले हैं। अभी अभी सड़क वाले कुत्तों से पिट कर आ रहे हैं। इनका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो चुका है जिस पर 2 मिलियन व्यू है। अच्छा रॉबर्ट अटैक। तो साहब ये है मध्यम वर्गीय की हालत। जब अपने आप को अच्छा दिखाना हो, हाई क्लास में फिट होना हो, तो उच्च वर्गीय होने का ढोंग करते हैं, और जब कहीं से फायदा मिलना हो, कोई चीज हासिल करनी हो, तो निम्न वर्ग भी बन जाते हैं। तो साहब अब ये कुत्ता यहां बैठे बैठे अपने सही वर्ग का चिंतन कर रहा है। सुबह उनकी मृत्यु हो गई। वो इतवार को छुट्टी के दिन मरे। बरसात का मौसम होने पर भी खुले दिन मरे। इसीलिए हमने उन्हें 3-4 घंटों में फूंक दिया। अगर रात को मरते तुरंत जगह होता, और औरतों को भी अधिक विलाप करना पड़ता। अरे छोड़ कर चले गए, कितने अच्छे थे, कभी किसी का विरोध नहीं किया, कभी भी तनकर नहीं खड़े हुए। अरे हमें छोड़कर चले गए, चींटियों से भी बचते फिरते रहे, निर्जीव वस्तुओं से भी माफी मांग मांग के जीवन निकाल दिया। शनिवार को पूरा वेतन लेकर क्रियाकर्म का खर्च छोड़कर मैं, और हाँ वसीयत लिखकर मैं, ताकि घर परिवार में आगे झगड़े ना। हार्ट फेल से एकदम मर, जैसे जिए वैसे ही मर। मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ उन्हीं के बारे में सोच रहा हूं। ना जाने कितनी ही बेसिलसिलेवार बातें याद आती हैं। मेरे बरामदे में से उनकी सीढ़ियां साफ दिखाई देती। मैं उन्हें सीढ़ियां चढ़ते और उतरते देखता। ऐसा लगता है जैसे वो अपने घर में ही चोरी करने घुस रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो सीढ़ियों से माफी मांग रहे हैं। हे सीढ़ियों, मुझे क्षमा करना, मुझे तुम्हारे ऊपर पैर रखकर जाना पड़ रहा है, मगर क्या करूं, मुझे घर के अंदर तो जाना ही पड़ेगा ना। हे सीढ़ियों, मुझे क्षमा करना, सीढ़ियों क्षमा करना। सीढ़ियों के पास 3-4 साइकिलें रखी होती, तो उन साइकिलों को हटाकर रास्ता नहीं बनाते। आड़े तिरछे लचीले होते हुए उन साइकिलों के बीच से गुजर जाते और कहते
हे सीढ़ियों, देखा मैंने तुम्हें बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया, पर हाँ अगर मेरे कारण तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो ये साइकिलों मुझे क्षमा कर देना। मैं कभी कभार उनसे नमस्ते कहता, अरे भाई साहब नमस्ते, तो वो आधा हाथ ऊपर उठाकर ते करते हुए निकल जाए। वो कभी भी गर्मजोशी के साथ दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं करते थे। वो मुझे इस तकलीफ से बचाते थे कि कहीं मैं भी दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कर लूं तो, और अगर जैसे मैं उनसे नमस्ते कर लूं, अरे भाई साहब नमस्ते, तो वो ठिठक जाते, क्षण भर परिस्थिति को समझते और फिर वही उनकी पुरानी याद करते चले। उन दिनों गर्मी का मौसम, मक्खियां बहुत थी और वो भी मेरे साथ बैठे हुए। मैं एक न्यूज़पेपर से मक्खियां भगा रहा, इतना परेशान करती है क्या ये मक्खियां भी ना, तो गर्मी के मौसम में आती। तभी मेरी नजर उन पर गई। उनकी नाक पर भी 3-4 मक्खियां बहुत देर से बैठी हुई। उन्होंने भी आहिस्ता से उन मक्खियों को उड़ा दिया, जैसे उन मक्खियों से माफी मांग रहे। हे मक्खियों, मुझे क्षमा करना, तुम मेरी नाक पर बैठी, मुझे तकलीफ हो रही है। एक काम करो, क्षण भर के लिए जरा परे हट जाओ, चाहो तो दोबारा मेरी नाक पर आकर बैठ जाना। हे मक्खियों, मुझे क्षमा करना। बरसात का मौसम होने पर उनके घर के पास में पानी जमा हो, तो उस पानी के कारण कीचड़ इकट्ठा हो गया। वो जब भी वहां से गुजरते तो कहते, भाई साहब, ये बरसात के पानी के कारण कीचड़ जमा हो गया है, तकलीफ होती है। तो मैंने उनसे कहा, अरे तो भाई साहब वहां पर कुछ ईंट और पत्थर डलवा दीजिए। तो कहने लगे क्या करना जी, सभी को तकलीफ होती है। सभी को तकलीफ होती है, इस आशय से वो महाशय वहां पर ईंटें और पत्थर नहीं डलवा, कपड़े जूते चप्पल खराब करते वहां से निकल जाते। तभी एक पड़ोसी ने वहां पर कुछ ईंटें और पत्थर डलवा दिए, तो उनको सुविधा हो। एक बार की बात है कि हाँ, बहुत देर तक उनकी बेटी घर नहीं रुकी, पत्नी परेशान और वो हैरान। पत्नी ने उनसे कहा, अजी सुनते हो, ओ बेबी के पापा, देखो ना बेबी अभी तक घर नहीं लौटी है और अंधेरा भी कितना हो गया है और वैसे भी जमाना बहुत खराब है। अरे जाओ ना, क्या घर में बैठे हुए, जाते क्यों नहीं? तब वो बोले क्या करना जी, जमाना तो सभी के लिए खराब लगा हुआ है। बात सरकार महंगाई भत्ते की एक किस्त नहीं दे रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, अरे भाई साहब सरकार महंगाई भत्ते की एक किस्त नहीं दे रही है? तो वो बोले क्या करना जी, सभी को नहीं दे रही है, जब सरकार देगी तब मैं भी ले लूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो वो बोले अरे मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब, मेरी कोई इतनी हिम्मत थोड़ी है मैं कुछ कर पाऊँ। अगले ही दिन उनके दफ्तर में हड़ताल की घोषणा हुई। तो मैंने उनसे कहा, अरे भाई साहब कल तो आप दफ्तर जाएंगे नहीं, आपके यहाँ तो हड़ताल है। तो वो कहने लगे क्या हड़ताल करना जी, अरे जब सरकार दे रही है तो हम चले जाएंगे, और हम तो दफ्तर जरूर जाएंगे, हड़ताल करने से क्या होता है जी। ना जाने कितनी ही बेसिलसिलेवार बातें याद आती, बड़ी अजीब किस्म के आदमी। उनके अलावा मेरे 2 दोस्त और मेरे साथ थे। हम लोग राजनीतिक पार्टियों और उनके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के जीत हार के फैसले पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी मेरे एक मित्र ने कहा, अजय इस बार तो फलाना डिगमा का पार्टी जीतेगी। हाँ। तभी हमारे दूसरे मित्र बोले, आया रहने दीजिए, कहाँ से फलाना डिगमा का पार्टी जीते, आज इस बार हमारी झमाझम पार्टी जीतेगी। तभी वो बोले क्या करना जी, जब 2 आदमी लड़ते हैं तो एक तो जीतता ही है जी। तो मैंने उनसे पूछा, अरे तो आपके लिए कौन सी पार्टी अच्छी है? तो बोले क्या करना जी, मेरे लिए तो दोनों ही पार्टी अच्छी है।
मैंने उनसे पूछा नहीं नहीं फिर भी आप वोट किसको देंगे? तो वो बोले वोट डाल के क्या करना जी? अरे सभी तो वोट डालते हैं, मेरे वोट ना डालने से क्या बिगड़ जाएगा जी? हर बात को सिरे से खारिज कर दो। मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ उन्हीं के बारे में सोचा, ना जाने वो क्या था, वो आखिर था क्या? क्या था वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास आप जलती हुई मशाल लेकर भी जाएंगे ना तो वो भी बुझ जाएगी। वो आज सुबह मर गया। थोड़ी देर के लिए उनको होश आया, उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाए और धीरे से बोले, क्या करना जी, सभी मरते हैं। अरे चुप हो जा। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। हुआ क्या कि उस दिन एक लेटर मुझे लेटर बॉक्स में डालना था। ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था। ऑफिस दूसरी दिशा में, लेटर बॉक्स उस दिशा में। क्या करता सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक सज्जन दिखाई दिया। हालांकि इस वाक्य के बाद मैंने उन्हें कभी सज्जन नहीं कहा। मैंने उनको रोका, भाई साहब आप एक मिनट, काम है जी। भाई साहब, मैं ये बोल रहा था कि ये एक लेटर है, इसको है ना एक लिफाफे में रखकर उस पर टिकट लगाकर और इसमें एक पता भी है, वो लिखकर इसे आप लेटर बॉक्स में डाल देंगे। वो क्या है कि मुझे ऑफिस जाना है और लेट हो रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा लेटर, हाँ सहर्ष। बस उनके उस सहर्ष ने जो मेरा हर्ष छीना है वो आज तक वापस नहीं मिला। थोड़े दिनों बाद वो मुझे फिर से दिखे तो मैंने सोचा कि पूछ लूं कि मेरा लेटर इन्होंने लेटर बॉक्स में डाला कि नहीं। मैंने उनको रोका, भाई साहब, अरे मैं वो एक मिनट, अरे मैं वो उस दिन आपको लेटर दिया था ना, आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब इस बात का जवाब आपके हिसाब से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही ना कि हाँ भाई साहब, आपका दिया हुआ लेटर मैंने एक लिफाफे में रखकर उस पर टिकट लगाकर आपका दिया हुआ पता लिखकर लाल रंग के लेटर बॉक्स में डाल दिया था। अब इनका जवाब सुनिए। अच्छा भाई साहब, वो लेटर, अरे भाई साहब हमने सोच लिया था, पहली बार आपने पड़ोस में रहते इतनों दिनों में हमें कोई काम दिया है, हम आपका लेटर बॉक्स में जरूर डालेंगे। और हम निकल पड़े। हम रोड पर पहुंचे, हमने यहाँ वहाँ देखा कि लिफाफा कहाँ से लूँ। तभी मेरी नजर पड़ी शहानी मेडिकल स्टोर पर। वहाँ मेरा मित्र शहानी बैठा हुआ था। शहानी और मैं बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि शहानी के पिताजी और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे मित्र थे, और शहानी के दादाजी और मेरे दादाजी भी बहुत अच्छे मित्र थे, और शहानी के मैंने कहा जी समझ गया। शहानी और आपकी मित्रता पीढ़ियों से चली आ रही, समझ गया। वो लेटर जो मैंने आपको दिया था वो आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया। अरे साहब वही तो बता रहा था, आप भी मुझे कहा शहानी की पीढ़ियों में ले गए। हाँ, तो मेरा दोस्त शहानी मुझे मिला, मैं गया उसके पास, मैंने कहा अरे शहानी, हाँ तेरे पास लिफाफा है? तो कहने लगा नहीं है। टिकट है, दूं? मैंने कहा अजीब आदमी है, मांग रहा हूँ लिफाफा और कह रहा है टिकट है। अरे साहब ये शहानी बहुत ही खराब आदमी है। एक बार क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, मैं भागा गया शहानी के मेडिकल स्टोर पर। मैंने कहा भाई शहानी, तेरे पास पेट दर्द की दवाई है? तो कहने लगा नहीं है।
सर दर्द की है, दूं? है या कोई बात हो? दर्द मेरे पेट में हो रहा है और कह रहा है सर दर्द। नहीं, दर्द मेरे पेट में हो रहा है और कह रहा है सर दर्द की दवाई दूं। अब आप ही बताइए साहब, ऐसा होता है क्या कि पेट में दर्द हो और सर दर्द की दवाई खा ले? मैंने कहा नहीं 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 होता भाई साहब, नहीं होता। वो सर दर्द की दवाई इस समय मुझे मिल जाए क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये बताता क्यों नहीं कि इसने मेरा लेटर बॉक्स में डाला कि नहीं? भाई साहब वो लेटर आपने लेटर बॉक्स में डाल दिया ना? अरे वहीं तो बता रहा था, आप भी कहा मुझे पेट दर्द और सर दर्द में ले गए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ मैंने कहा चलो ठीक है, लिफाफा ना सही टिकट ही ले लूं। मैंने सानी से कहा ला भाई टिकट ही दे। अब टिकट मैंने ले लिया था, सोच रहा था लिफाफा कहाँ से लाऊं। तभी मेरी नजर मेरे दोस्त राजू में पड़ी। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने कहा राजू भाई तेरे पास लिफाफा है? तो कहने लगा लिफाफा है ना, लेकिन उस पर मेरी फर्म का नाम लिखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तेरी फर्म का नाम काट कर भाई साहब का दिया हुआ पता उस पर लिख लूंगा, ला लिफाफा दे दे। राजू ने मुझे लिफाफा दे दिया। भाई साहब राजू बहुत अच्छा इंसान है, उससे कुछ भी मांगो वो तुरंत दे देता है। एक बार क्या हुआ कि मैं एक शादी में जाना था, मेरे पास बढ़िया सूट था लेकिन पहनने के लिए जूते नहीं थे। मैं राजू के पास गया, मैंने कहा भाई राजू तेरे पास जूते हैं? तो उसने कहा अल्लाह दे। मैंने जूते ले लिए। अब मैंने एक बार क्या हुआ कि मेरे घर में खाने की बड़ी समस्या थी। आपकी भाभी जी बाहर गई हुई थी। अब मैं राजू के पास गया, मैंने कहा भाई राजू मुझे खाने की बड़ी समस्या होती है, तेरी भाभी घर पर नहीं है। तो भाई राजू ने मुझे थोड़े दिनों के लिए अपनी बीवी दे दी। कितना अच्छा आदमी है। मैंने कहा सही बात है, कोई आदमी अपनी बीवी किसी को दे दे, उससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? भाई साहब वो लेटर के बारे में बता रहे थे, आपको वो लेटर का बता दीजिए। अरे साहब वही तो बता रहा था, आप भी मुझे कहा राजू की बीवी के पास ले गए। हाँ तो अब मैंने सोचा कि चलो टिकट मिल गया, लिफाफा मिल गया और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला काम ले लिया और कलम तो लाया ही नहीं। अब मैंने सोचा क्या करूं? हाँ तो मैं राजू के पास फिर गया, मैंने कहा भाई राजू कलम है क्या? उससे मैंने कलम ले ली। अब आपका दिया हुआ लेटर मैंने लिफाफे में रखा, उस पर टिकट लगाया, आपका दिया हुआ पता उस पर लिखा और अब मैंने सोचा कि मैं भागूं। तो मैं भागा भाई साहब। मैंने सोच लिया था कि अगर आज लेटर बॉक्स में से डाक चली गई तो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, पोस्ट ऑफिस में भी डाक नहीं मिली तो उसके बाद मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। अरे रेलवे स्टेशन साहब, रेलवे स्टेशन में ट्रेनें आती तो बहुत लेट है और जल्दी चली जाती हैं। अब एक बार क्या हुआ कि हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ने रेलवे स्टेशन गए। अब रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन निकलने वाली थी। हमने भाग भाग के ट्रेन के ऊपर सामान चढ़ाया, उसके बाद भाग भाग के हम खुद चढ़े, उसके बाद भाग के ट्रेन ही भाग गई। रिश्तेदार वहीं रह गए और जहाँ रिश्तेदारों को जाना था वहाँ हम चले गए। जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है भाई साहब, आप बताइए ऐसा होना चाहिए? भाई साहब लेटर का बता दीजिए, लेटर आपने डाला कि नहीं? अरे वही तो बता रहा था भाई साहब, आप भी कहाँ बातों में फंसा के मुझे रेलवे स्टेशन ले गए। हाँ तो क्या हुआ, मैंने लेटर लिया और अब देखिए भाई साहब मैं भाग रहा हूँ लेटर बॉक्स की तरफ, मैं भाग रहा हूँ। मैंने देखा सामने डाकिया आखिरी डाक लेकर जाने वाला था। मैंने कहा डाकिया महोदय, जी वो लेटर बॉक्स आ गया। अब मत भागिए, लेटर डाल दीजिए। हाँ वहीं तो कह रहा था। मैंने डाकिया से कहा डाकिया महोदय कृपया करके ये लेटर अपनी डाक में शामिल कर लीजिए। और तब जाके मैं हल्का हुआ। और उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से हल्का हो गया। मैंने सोच लिया था कि इस इंसान को अब कोई काम नहीं दूंगा, लेकिन जो पाप आपने किए हैं उनका भुगतान तो करना ही पड़ता है। इस इंसान ने मेरा एक काम कर कर मुझ पर अपने अधिकार जमा लिया। मैं जब भी इसके घर के पास से निकलता ये मुझसे पूछता, अच्छा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? ये पुलिस का आदमी है या खुफिया विभाग का जो मुझसे पूछ रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? भाई अजीब सवाल है। कोई कहीं भी जा रहा हो, कोई भी फालतू बैठा इंसान पूछ लेगा क्यों भाई कहाँ जा रहा हो? कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, बात को वहीं दबा के कह देते हैं बस यूं ही जा रहा था। अब मैं जब भी इसके घर के सामने से निकलूं ये यही पूछे। एक दिन मैं जा रहा था
जी वो डॉक्टर गुप्ता के घर जा रहा हूँ। तो कहने लगा अच्छा अच्छा, डॉक्टर गुप्ता सिविल सर्जन, वो हमारे चाचा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों नागपुर में साथ साथ रहते थे। वो हमारे लिए नागपुर से ये बड़े बड़े नहीं नहीं ये बड़े बड़े नहीं 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 ये बड़े बड़े संतरे लाते थे, उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। मैंने कहा बात संतरों की हो रही है और साइज कद्दुओं का बता रहा। एक बार मैं फिर इसके घर के सामने से निकला, मुझसे पूछता है कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा जी वो प्रोफेसर त्रिपाठी के घर जा रहा था। तो कहने लगे अच्छा अच्छा, अब प्रोफेसर त्रिपाठी वो तो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ पेपर देते थे, साथ साथ नकल मारते थे और साथ साथ फेल हो जाते थे। उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। मैं किसी का भी नाम लूं, इसका चाचा, दादा, मामा, काका, किसी ना किसी का दोस्त निकल आता और ये मुझे घंटों तक उनके बारे में बताता रहा। अब मैंने सोच लिया है, इसने मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो तो कह दूंगा अबे डाकू जालम सिंह के घर जा रहा हूँ। ये तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा, डाकू जालम सिंह वो तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों गांव में साथ साथ जाते थे, साथ साथ डाका मारते थे, साथ साथ जेल चले जाते थे, उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। अब मैं इसके घर के सामने से निकलूंगा और उसने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो तो कह दूंगा अबे साले भगवान के पास जा रहा हूँ। ये तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा, भगवान वो तो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों स्वर्ग में साथ साथ रहते थे, साथ साथ अप्सराओं का डांस देखते थे, उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। अब मैं इसके घर के सामने से निकलूंगा ही नहीं। मैंने सोच लिया मैं अपने सारे काम आधा मील दूर का चक्कर लगाते हुए करने जाना है। और एक दिन ये मुझे बाजार में मिला। नमस्ते कहने लगे अच्छा अच्छा भाई साहब, आजकल आप दर्शन नहीं देते। मैंने कहा जी वो आजकल सारे काम घर से ही करता हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, घर से ही करते हैं तो कल से आपके घर ही आएंगे आपके दर्शन करने। ये मैंने क्या कर दिया, अब मतलब ये मेरे घर भी आएगा। एक दिन मैं सो रहा था, भाई साहब, ये भाई साहब, अरे भाई साहब क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा अच्छा, सो रहे थे क्या? ये कोई बात है? कोई आदमी सो रहा है, उसे झकझोर झकझोर के उठा दो और पूछो सो रहे थे क्या? नहीं, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने वापस इसके घर के सामने से निकलना शुरू कर दिया। ये जब भी मुझे देखता है, इसकी आंखों में बिल्कुल वैसी ही चमक होती है जैसे सुरसा की आंखों में थी हनुमान जी को देखकर। हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़े चले जा रहे हैं। सुरसा ने उन्हें देखा और कहा आज सुरन मुहद्दीन हारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। कि जब मुझे देखता है ये भी मन में ऐसा ही कुछ कहता है अच्छा अच्छा, आज सुरन मोहिदीन हारा, आज तो देवताओं ने मुझे भी भोजन दिया। हमने इसका नाम नरभक्षी रख दिया है, मैन ईटर ऑफ चंपावत। ये ऐसा इंसान है कि अगर आप इससे बात ना भी करना चाहो तो ये आपका हाथ पकड़कर आपके पास अपने पास ले जाएंगे, आपके पैर पर पैर रख के घंटों तक आपके कान पर बोलते रहेंगे अरे अच्छा अच्छा भाई साहब, अबे चुप हो जाए यार, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप मिले नहीं, अरे नहीं मिल पाऊंगा, अरे भाई साहब सुनिए तो, अरे मेरे कान खराब है, मत बोल मत बोल। ये इतना बोलेंगे कि इनकी बातें सुन सुनकर एक दिन आप मर जाएंगे। लेकिन ये आपकी लाश के पास आकर कहेंगे भाई साहब अच्छा अच्छा, मर गए क्या?
आप सभी देख रहे थे नाटक परसाई उवाच, लेखक हरिशंकर परसाई, निर्देशन था तरुण दत्त पांडे जी का। मैं चाहती हूँ वो मंच पर आए और अपने सभी कलाकारों को परिचित कराएं। बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतनी शिद्दत से इस नाटक को देखा, सराहा। और परसाई जी की कहानियाँ काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं। हमने कोशिश किया उसे मंचित करने का। आपको पसंद आई हो तो आपकी तालियाँ हमें चाहिए। बहुत छोटी कास्ट में हमने इसको तैयार किया है और बाकी आपने परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक नियम है, कायदा कानून है, वो कराना आवश्यक है। सबसे पहले सिद्धार्थ बारिक, योगेश कुमार उमाठे और संतोष सुमन। प्रकाश व्यवस्था नीचे आ जाना। प्रकाश व्यवस्था हमारे ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैं खासतौर से इन सबसे मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये मंच पर वो चीज़ साकार करते हैं जो हम बाहर बैठ के देखते हैं। तो प्रकाश व्यवस्था जो थी वो दयानिधि मोहंता की थी। लिपू हमारे साउंड में थे हमारे साथ। लिपू मंच पे आ जाओ, आ जाओ, लिपू आ जाओ। आकाश, लिपू दोनों आ जाओ। हर्ष और लिपू दोनों आ जाओ। राजा उपेंद्र मोहंता। उपेंद्र मोहंता कहाँ है? उपेंद्र मोहंता। और प्रताप मोहंता। प्रताप दादा शायद पीछे ही हैं, वो बैक स्टेज में हमारे साथ थे। प्रताप दादा हैं हमारा। आइए दादा, आइए। हम बहुत आभारी हैं कीर्ति बैलेट परफॉर्मिंग आर्ट्स, रानी दीदी के, माधवदा के। ये मेरे गुरु हैं, कर्म गुरु हैं दोनों ही। इनके साथ ही मैंने शुरुआत की थी काम की और इनका आशीर्वाद है जो आज हमें ये अवसर प्रदान उन्होंने किया है। हम बहुत आभारी हैं। और यदि कोई आगे की रूपरेखा है तो रानी दीदी आइए, मंच पे आइए। मैं अनुरोध करती हूँ बालिन सर जी से कि कृपया मंच पर आए। दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अकेली मेहनत करके पूरा फेस्टिवल करती हैं, मतलब सारी चीज़ें डिज़ाइन करना बड़ी बात है। मैं अनुरोध करती हूँ श्रुति कीर्ति बारिक जी से कि पुष्पगुच्छ, शॉल और श्रीफल देकर तरुण दत्त पांडे जी का सम्मान करें। ये उपेंद्र मोहंता थे जो अभी तक नहीं आए थे, मैंने आवाज लगाई थी तालियां। प्रस्तुति परसाई उवाच के निर्देशक तरुण दत्त पांडे जी का सम्मान करते हुए हमारे बीच बालेंद्र सिंह जी। और कल बालू भाई का नाटक है, आप सब कल भी आए, बहुत अच्छा नाटक है। बालिन सर से अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम के उद्घोषक एवं इस प्रस्तुति के अभिनेता योगेश कुमार उमाटे जी को भी पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें भी सम्मानित करें। मैं चाहती हूँ कि बालिन सर जी, संतोष जी का भी पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। मेरे गुरु जिनके साथ मैंने थिएटर शुरू किया, वो जो भी मैंने सीखा है वो इन्होंने ही मुझे सिखाया है। ये मेरे गुरु हैं।
हम संस्था की ओर से डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया बालेंद्र सिंह जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। और दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि आप पिछले 15 तारीख से लगातार नेपथ्य में मेरी आवाज सुन रहे थे। वो बहुत दीदी की यानी विश्वास है जो मुझे उन्होंने बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद संस्था का भी कि जिन्होंने मुझे आज फिर से उद्घोषक के रूप में सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे बालेंद्र सिंह जी की हम थिएटर की प्रस्तुति है, नाटक हमारे बाद, उनके लिए। कल एक वैरी पारिवारिक नाटक है। वैरी पारिवारिक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा या देखा होगा। यूट्यूब पे एक बहुत बेहतरीन सीरीज है जो एक पूरी तरीके से फैमिली ड्रामा है। तो कल का भी जो प्ले है एक कामतानाथ की कहानी है और बहुत ही अच्छी कहानी है, और पिता, पुत्र और पत्नी, इन 3 लोगों की कहानी है और पूरी तरीके से पारिवारिक कहानी है। जनरेशन गैप को लेकर कहानी है कि पिता अपने पुत्र के बारे में क्या सोचता है, पुत्र अपने पिता को लेकर क्या सोचता है, और माँ उन दोनों के बीच में किस तरीके से सेतु का काम करती है। तो ये एक बेहतरीन, एक मार्मिक, इमोशनल, बेहतरीन ड्रामा है। तो आप लोग देखने आइए और कहीं ना कहीं आप सब लोग अपने आप को अपने बच्चे से, खुद से, पत्नी से एक रिलेशन महसूस करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। हास्य के माध्यम से हमने इस कहानी को अंजाम देने की कोशिश की है। तो कल शाम को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आओ लिखो। अरे बेटा आ जाए ना लाइन से, आ जाओ। आ जाओ।